अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्ज़ियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मौजूदा हालात में सारी खबरें और तज्ज़िए पाक भारत कशीदगी के गिर्द घूमते दिखाई देते हैं, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। स्क्रिप्ट के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत को अपने मजमूम मकासद के लिए अब तक पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक की किस्त शूट कर लेनी चाहिए थी, जिसके लिए नाम नेहाद देश भगत भारतीय मीडिया अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन बमुश्किल रोके बैठा है। इंतहा पसंद हिंदू बाहुले हो रहे हैं कि जय जयकार करते हुए जश्न मनाएं और मोदी के गुण गाकर बिहार का इलेक्शन जितवाएं, लेकिन 22 अप्रैल के बाद अगर दुनिया की चौथी बड़ी फजाइया रखने का दावेदार भारत हिम्मत नहीं कर पा रहा तो इसकी बड़ी वजह पाक फजाइया के वो शाहीन हैं जिनकी डिक्शनरी में दुश्मन के लिए कहीं मुआफ़ी का लफ्ज़ नहीं। इन शाहीनों के सामने दुनिया के बदतरीन मुल्क इजराइल की जानी मानी फजाइया आए तो कोई सैफ आजम उसके 4 जहाज ठिकाने लगा देता है और कोई सत्तार अलवी उसका मिराज गिराकर शिकार हवाबाज की वर्दी को अपने ड्राइंग रूम में शो पीस बना लेता है। और फिर 2 भारतीय तैयारों का स्क्रैप और अभिनंदन की वागा से जिल्लत आमेज रवानगी तो खैर कल ही की बात है, हम सभी को याद है। लेकिन नाज़रीन, हालिया कशीदगी में भारत ने डरते डरते 4 रफाल उड़ाए थे, लेकिन पाक फजाइया के एयर डिफेंस ने उन्हें ऐसा अंधा किया कि सारे प्रोटोकॉल छोड़कर उन्हें श्रीनगर में उतरना पड़ा। इस वक्त भी दोनों मुल्कों के दरमियान 11,000 वोल्ट की कशीदगी में पाकिस्तानी अफवाज अलर्ट हैं। पाक फजाइया के फाइटर्स और ओवरहॉल पहने दुश्मन पर बेरहमी से झपटने के लिए हमें मुंतसर दिखाई देते हैं कि कब उन्हें ऑर्डर मिले और वो फ़ज़ा में दुश्मन पर झपट कर उसे इंगेज करें और फिर कंट्रोल टावर से क्लियर टू शूट पर यस सुनकर दुश्मन के तैयारे के परखचे उड़ा दें। ये जज्बा, ये मोराल अपनी जगह, लेकिन नाज़रीन ये जानना भी ज़रूरी है इस सारी सिचुएशन के अंदर कि इस सारी सूरत हाल में दुश्मन की फ़ज़ाइया कर क्या रही है, क्या कर सकती है और इसके जवाब में पाकिस्तान की तैयारियां असल में हैं क्या। हमारे फाइटर्स का क्या मोराल है, अददी एतबार से कम होने के बावजूद हमें भारत पर क्या सबकत हासिल है और भारत कहाँ कहाँ कमज़ोर है जहाँ उसे भरपूर चोट लगाई जा सकती है। इन सारे सवालात के जवाबात जानने के लिए कॉकपिट में अपनी निस्फ जिंदगी गुजार देने वाले एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब से हमने आज दरख्वास्त की है, उन्हें आज हमने जहमत दी है शो में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बहुत माजरत, मैंने जानबूझकर आपको रिटायर्ड नहीं कहा है। वजह उसकी ये है कि रिटायर्ड होने के बावजूद भी ऑल नो कि आप रिटायर्ड नहीं हैं। मौजूदा हालात में हमें कुछ इस चीज़ का अंदाज़ा तो है कि आप अभी भी ऑन ड्यूटी हैं और मुझे ये भी यकीन है कि आपका जो यूनिफॉर्म है वो कहीं ना कहीं वार्डरोब में रेडी रखा होगा सर। तो बहुत माजरत कि मैंने रिटायर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। बहुत माजरत नहीं, बहुत शुक्रिया कि आपने रिटायर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। और जो सोल्जर होता है उसका आखिरी सांस तक उसकी यूनिफॉर्म, उसका जज्बा, ये सब चीज़ें बरकरार रहती हैं। बिल्कुल सर, और वो जज्बा और वो सारी चीज़ें बिल्कुल हम देख सकते हैं अपने जो हमारे अभी मौजूदा जो लोग हैं उनमें भी, और जो आप जैसे लोग हैं जिन्होंने इतनी खिदमत की है मुल्क की, उनके लिए भी। और मैं आपके बड़ा शुक्रिया एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि आपने इतनी मसरूफियत में से, आजकल जो हालात हैं वी ऑल नो, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पे शोज़ में, फिर भी आपने मेरे शो के लिए वक्त निकाला सर, नवाजिश इसके लिए। सर, कुछ मौजूदा सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं जिसके लिए हमने आपको जहमत दी, कशीदगी हम देखते हैं सर कि बढ़ती चली जा रही है। नई दिल्ली समेत हम जानते हैं कि भारत की बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं सर जहां पर शहरी दिफा की मशकें जो है उनका हुक्म दिया जा चुका है, बहुत सारी जगहों पर ये मशकें हो भी चुकी हैं। यानी भारत कुछ ना कुछ करेगा, ये अब मोदी ने डिसाइड किया है या नहीं किया है, उनका जो मीडिया है वो ज़रूर डिसाइड कर चुका है। लेकिन सर इसके जवाब में हमारी फ़ज़ाई तैयारियाँ क्या होंगी, ये हम पहले तो आपसे जानना चाह रहे हैं। एक तो मैं ये कहूँगा कि हमें ऑब्वियसली, अगर मैं एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हूँ या कोई आर्मी ऑफिसर है, हमें TV चैनल्स पे बैठ के कोई इतना के जो टेक्निकल कंपैरिजन है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। लेकिन ये कि हमें ये जो प्रिपेयर्डनेस है, जो कि आप कितनी तैयारी है, तो मैं आपने कहा कि आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, सैफुल आजम का जिक्र किया, जिन्होंने शायद इतने इजरायली जहाज गिराए कि शायद किसी अरब पायलट ने नहीं गिराए होंगे। सत्तार अलवी साहब मेरे बड़े सत्तार अलवी साहब मेरे मोहतरम ऑफिसर कमांडिंग रहे और हमने उनके घर में वो कैप्टन लुट्स का जो है कवरऑल लटका हुआ देखा। तो ये कहानी अगर आप देखें कि भारत को सोचना चाहिए कि आप शुरू में चले जाएं, अगर 1959 में भी चले जाएं, तो जो ईद वाले दिन हमने इनका तैयारा गिराया था, 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे और सेबर की कैपेबिलिटी नहीं थी कि उतनी हाइट तक जा सके, फिर भी उन्होंने ट्रैप करके उसको टर्न करवाया, टर्न में वो नीचे आया, उसको शूट डाउन किया। और शूट डाउन की जो ऑर्डर देने वाला था
1.5 साल की नौकरी वाला पायलट अफसर रब नवाज था। तो ये देखें, इनको पता होना चाहिए कि हमारी प्रिपेयरनेस तो बड़े अरसे से चल रही है। आपने कहा कि True. तैयारी क्या है, हाँ। देखो असल चीज तैयारी होती है, बाकी तो कंपैरिजन होते रहे कि रफेल हाँ। क्या है, हाँ जेफ जी, हाँ 17 जी। क्या है, PL-15 क्या है, उसका आम लोगों को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तैयारी जिन्होंने आमना सामना करना है, दे नो इट वेरी वेल, दे नो इट वेरी वेल। तो जो एक्चुअल आपकी तैयारी है, अगर आप पाक फजाइया की बात करें, देखो हमेशा से हमारा उनके साथ 1-3 का फर्क रहा है ना। हमारे 350 450 जहाज होते थे, उनके 1000 होते थे, 1100 होते थे। तो बुनियादी चीज होती है कि आपके पास जो है उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वेरी मैं ट्रू, आपको यकीन वेरी ट्रू। दिलाता हूँ कि हमारी जो नई नस्ल है ये हमसे बहुत बेहतर है आजकल की टेक्नोलॉजी को ग्रैस्प करने में। अभी खबरें आपने सुनी होंगी, कुछ इनके राफेल आए और फिर उसके बाद जी जब जी। वो ना देख सके ना सुन सके तो वो फिर वापस चले गए। अगर आपने कहा कि मैं कहूंगा कि ये जो अभी इन्होंने पहलगाम किया है, मैं तो हैरान हूं कि इन्होंने 6 साल इंतजार कैसे कर लिया। मेरा तो ख्याल था कि ये जब से अभिनंदन को हमने चाय पिलाई है, और देखो मैं उसको कहूंगा कि ही वाज अ फॉलन सोल्जर, और उसको हमने चाय पिला के इज्जत से उसके घर भेज दिया। ऐसे ऐसा ही है, है ना। ऐसे है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये एक वो होता है ना कि जो ढसा हुआ होता है इतनी बुरी तरह जख्मी, ह्यूमिलिएशन का, जख्मी जो होता है। दुनिया भर में उसकी एक इंसल्ट हुई हो, ह्यूमिलिएशन हुई है। मैं तो हैरान हूं कि 6 बरस तक इन्होंने फॉल्स फ्लैग को रोके कैसे रखा। कैसे रोके लेकिन रखा। शायद जैसे आप सब जानते हैं कि कोई इन्होंने कनेक्ट करना होता है कि कोई बड़ा गैर मुल्की सरबराह विजिट कर रहा हो, कोई अपना बड़ा इलेक्शन हो, हाँ हाँ उसके साथ कनेक्ट करने के लिए यार इनको चाहिए आदत तो बदल लें, कुछ अपना हाँ जो हाँ प्लान होता है फॉल्स फ्लैग का स्क्रिप्ट तो थोड़ा सा चेंज कर लो। हाँ। वही वही तो पुराना स्क्रिप्ट, वही पुराना ड्रामा, और वही वही पुरानी पुराना डिमांड्स, ड्रामा है, और वही पुराना वही इनका वो पुरानी हाल डिमांड। जो रफाल लेकर ये आए, जो हमने यस ऑपरेशन स्विफ्ट यस रिटार्ट के यस वक्त इनका हाल देखा था, वही अभी हमने किया। यस सर कुछ तैयारियों के एग्जैक्टली। हवाले से तो जी सर, जी सर। देखिए, जो इनका जो ये जिसको आप बदनीति कह रहे हैं ना, ये इनकी तकरीबन 2004 से तो पॉजिटिवली शुरू हुई हुई है। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे करने का जैसे इन्होंने पहले सोचा था, तो देखो उसमें मैं इसलिए कहता हूँ कि 2004 में इनकी एयरफोर्स ने अपना जो एक, बल्कि फोर्सेस ने अपना एक डॉक्ट्रिन चेंज किया। ये जो डॉक्ट्रिनल चेंज थी, पहले अगर आपने तारीख पढ़ी हो या जो मेरी उम्र के लोग हैं जानते हैं कि खबरें आना शुरू होती थी, सरहदों पे इज्तिमा हो रहा है, ऊपर से बयानबाजी चल रही है, फिर सर फोर्सेस मूव करती थी, उसको कहते थे कि चीजें गर्म होके तो फिर जंग लगती। सही इन्होंने 2004 से इन्होंने इवॉल्व किया अपना एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है वो उसका लिंच पिन जो जो इसके ऊपर वो होल्ड करता है सारा, वो है फजाई कुव्वत। ऐसा ही, अच्छा, वो बिल्कुल ये ऐसा ही। भूल, और उसमें क्या था, यही जो इन्होंने बाद में प्रैक्टिस करने की कोशिश की 2019 में, कि आप एक फॉल्स फ्लैग करें और जल्दी से एक स्ट्राइक कर दें, और मेजर वॉर में नहीं जाना, जल्दी से एक स्ट्राइक कर दें और इतनी देर में दाएं बाएं से मुल्क बचाने छुड़ाने छोड़ो 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 रहने दो करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन 2019 को हम कैसे भूल सकते हैं, उनको भी नहीं भूलना चाहिए कि सरप्राइज करने के बावजूद आपने हमारे बल्कि बड़े कीमती 2-3 दरख्त गिराए, एक कौवा भी आपने हमारा कौवा भी शहीद एक हमारा किया। मार दिया। पाकिस्तानी था सर, तो शहीद ही हुआ सर ये होगा। जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की बात हो रही है, और हाल ही में ये जो LOC के करीब रफाल तैयारों का जो हमने हाल किया, जिस तरह जी से जी उनके, आपने खुद भी जी जिक्र फरमाया कि सेंसर जैम करके जिस तरह से हमने उनको अंधा और बहरा कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि भारतीय हवाबाज जो हैं इस सारे वाकये के बाद और ज्यादा नफसियाती तौर पर दबाव में चले गए हैं? पहले तो वो थे ही देखिए नफसियाती दबाव बिल्कुल, में। देखिए नफ्सियाती दबाव पे तो वो उसको हमेशा से ठीक है, आपकी जितनी भी तैयारियों किसी भी वॉर में जाते हुए एक नफ्सियाती दबाव होता है, हर किसी को जी होता सर, है। जी सर। लेकिन उनको थोड़ा सा ज्यादा, बिकॉज उनके साथ हो चुका था। उनके साथ ये 2019 में हुआ था, उनके साथ ये ईद वाले दिन 1959 में हुआ था, 65 वॉर में हुआ। और उसके बाद नफ्सियाती तौर पे इनको वो प्रेशर तो होगा कि भाई इनके बड़े सीनियर ऑफिसर के साथ, जिसके पास देखा ना, वो कहते हैं जी मिग 21 बाइसन पुराना जहाज था, वो 4th जनरेशन मॉडिफिकेशन के साथ वो जहाज उड़ रहा था। उसका ढांचा पुराना था, उसके ऊपर सिस्टम बड़े लेटेस्ट लगे हुए थे, इनके पसंदीदा मुल्क के लगे हुए। तो वो एक साइकोलॉजिकल चीज है और वो उनको डेफिनेटली जेन में है। इसीलिए अगर वो आए हैं और उन्होंने देखा कि इनकी कुछ जैमिंग मेजर जो है वो बड़ी जबरदस्त हैं और उनको कुछ
सुनने देखने में हौसले हो रहे थे, दे वेंट बैक और दैट वाज, मैं समझता हूँ उनके लिए ठीक हो बेस्ट गया। थिंग टू डू, लेकिन गुड फॉर अस कि साइकोलॉजिकली और प्रेशर पड़ा। और प्रेशर बड़ा बड़ा है और हम हमेशा से उनको प्रेशर में रखे हुए हैं। लेकिन सर हम ये जानते हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि अददी एतबार से और वसाइल में ज़ाहिर है कि हम उनसे कम हैं, लेकिन वसाइल में कमी के बावजूद अददी एतबार से उनकी बरतरी के बावजूद पाक फ़ज़ाइया जो है वो दुश्मन के लिए सर इतनी लीथल क्यों है? ये जो नफसियाती तौर पर हम उन्हें दबाव में ले आते हैं सर, ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि माजी में हमने देखा कि हमारी पाक फ़ज़ाइया से ना तो इजराइल बचा ना ही भारत बचा। आपके सीनियर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो हैं सत्तार अलवी साहब, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि उनके पास तो जो शिकार बनने वाला इजरायली पायलट था उसकी वर्दी तक महफूज पड़ी है। तो सर हम किस तरह से इतने लीथल हैं? क्या यही सच है कि जो जंगें हैं वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती, वो जज्बे से लड़ी जाती? देखो, दो चीजें तो अस्मा बिल्कुल बुनियादी हैं जी सर, कि लड़ने वाला कौन है और उसका जज्बा क्या है। ये तो बुनियादी चीज होगी। बिल्कुल इसके बगैर आप जंगे बदर से शुरू कर लेना, जी बाकी जी छोड़ें। जी जी, बिल्कुल। कितने लोग थे? 313 थे। क्या था? हार्डली 2-4 घोड़े थे, ऊंट थे और बाकी पैदल थे। तो ये चीज बुनियादी तौर तो ये हो गया कि हु इज सिटिंग इन द कॉकपिट, या गन किसके हाथ में। दूसरी चीज जो बड़ी वाज़े तौर पे है, जिसमें ये कि हमारा हमेशा से, मैंने कहा कि जैसे अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन से हवा में भी टाकरा रहा, जमीन पे भी रहा। जमीन पे भी अगर हमारी कोई 4.5 लाख है, उनकी को 15 लाख के करीब है उनकी फोर्सेस, तो वी हैव ऑलवेज ट्रेन्ड टू फाइट आउट नंबर। तो तीसरा एलिमेंट आ जाता है आपकी तरबियत। और ये तरबियत और आपका जज्बा और आपका जो वो है कॉकपिट में बैठा बंदा, ये सारी चीजें यकजा हो जाएं तो फिर थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा दुश्मन को नफसियाती तौर पे उसका असर होता है। और यही तो सारा यही कुछ हम कैफियत भारत है। के साथ होता हुआ देख रहे हैं और यही कैफियत इस वक्त भारत की है। सर मुझे ये बता दीजिएगा, कुछ आम पाकिस्तानियों के जहनों में ये सवाल, बाकी चीज़ें भी जो मैंने पूछी वो मैंने बिल्कुल एक आवाम के सतह पर जाकर, उस लेवल पे जाके जो रोज़ाना हमारे घरों में सर डिस्कशंस हो रही होती हैं, लेकिन हमारे घर में आजकल आम पाकिस्तानियों के घरों में एक और सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा होता है कि ये जो फ़ज़ाइया का अलर्ट होना होता है सर, ये क्या होता है? जिस तरह से हमारे ऑफिस में कोई अगर ऐसे हालात हो जाते हैं, हमारी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं, क्या आप लोगों के साथ भी इसी तरह से होता है? और क्या हर वक्त परवाज़ें जो हैं वो उड़ाई जाती रहती हैं, जहाज़ जो हैं वो उड़ाए जाते रहते हैं? और क्या पायलट जो हैं वो हर वक्त जो हैं वो ओवरऑल पहने स्क्वाड्रन्स के उसमें बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कब इंस्ट्रक्शंस हों, कब हम तैयारा लें और कब उड़ान भरें? सर क्या सिचुएशन रहती है? क्योंकि हमारी जो एक अटैचमेंट है ना फ़ज़ाइया के साथ, हम बड़े ख्वाब देखते रहे हैं बचपन से भी, जब हम मुख्तलिफ सॉन्ग्स के अंदर पाक फ़ज़ाइया के हवाले से जो हम देखते थे, मुख्तलिफ पायलट्स को तैयारे उड़ाते हुए और बड़ी महारत से मुख्तलिफ करतब दिखाते हुए फ़ज़ा के अंदर। तो मैं उन जज्बात को सामने रखते हुए आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अब क्या होता है अलर्ट आप लोगों का सर? देखो, बिल्कुल आपका जो अगर दुश्मन साइड से भी किसी ने आना है तो जो फास्टेस्ट मीन क्या है? जंगी जहाज। और आप जिससे उसको चेक कर सकते हैं वो भी क्या फास्टेस्ट है? जंगी जहाज। बिल्कुल। तो देखें, एयरफोर्स में अगर कोई टेंशन ना भी हो तो आप यकीन कीजिए, ये अपने हमवतनों को बताना चाहते हैं कि आप जब सुकून से मीठी नींद सोते हैं तो जहाँ पे समंदर में और मोर्चों में हमारे जवान जो है आपकी हिफाजत के लिए बैठे होते हैं, फ़ज़ाइया के पायलट्स, इंजीनियर्स और इनका जो टेक्निकल स्टाफ है, एक खास तादाद में पूरे पाकिस्तान के एंटायर एरिया को 3 मिनट के अंदर हवा में पहुंच के काउंटर करने के लिए तैयार बैठे। अच्छा सर, 3 मिनट लगते हैं, यानी हमारे किसी भी पायलट को एयरबोर्न होने के लिए 3 मिनट का वक्त दरकार है, ये आप बता रहे हैं? एयरबोर्न होने में 3 मिनट का वक्त दरकार है। तो ये तो 24 घंटे सारा साल चलता है। जबरदस्त। और अब सोचिए कि जब आपकी पीस टाइम में ऐसी रेडीनेस होती है, तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो तो फिर रेडीनेस और जज्बा, ये सारी चीजें मिलके वाकई दुश्मन को नफसियाती मरीज तो बनाती है। और सर मुझे हैरानी हो रही है कि सॉरी तो मैं एक दो इंडियन उनके वो देख रहा था कि जी पाकिस्तान में वो फौजियों में छुट्टियां ले रहे हैं और उनके फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही है, वो जा रहे हैं फलाना। मैंने कहा भाई इधर आके देखो, इधर तो इतने मजे मजे के मीम्स बन रहे हैं, लोग छुट्टियों वाले वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ठीक है। और एक भी वो साबित करते हैं कि कोई इन जगहों से अपना छोड़ के वापस गया है या कुछ हुआ है, तो फिर जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। अरे भाई, यहाँ तो लोग छतों पे चढ़ के भोग काटा करते रहे, आप क्या बात करते हैं? सर हमारे आजाद कश्मीर में देखिए ना, सर आजाद कश्मीर में देखिए, लोग तो शादियां रख रहे हैं
और आजकल के दिनों में ही रख रहे हैं। कोई किसी को कोई खौफ ही नहीं है। ये हम आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो अभी जब हम इस्लामाबाद में बैठ के बात करें, यहाँ आवाम का जज्बा क्या है भाई, यहाँ तो फिर मीम्स ही बनेंगी, क्योंकि सर जाहिर है कि हमारा जो एक शहादत के ऊपर जो एक हमारा ईमान है वो वही सबसे एक बड़ी हमारे लिए चीज़ है। तो हम क्यों छुट्टियाँ लेंगे, हम तो छुट्टियाँ कैंसिल करके पहुँचने वाले लोग हैं सर। लेकिन भारत की आपने बात की, भारतीय मीडिया की आपने बात की, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि भारतीय सरकार पर मीडिया उनका कुछ भी कहता रहे, मीडिया के प्रेशर के बावजूद जो आवाम की तनकीद है वो सर बहुत ज़्यादा मोदी सरकार के ऊपर बढ़ती जा रही है। उनके सियासतदान जो हैं वो भी उन पर तंज कर रहे हैं, उनको ताने दे रहे हैं। इनफैक्ट जो बीजेपी के अपने लोग हैं वो मोदी से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। तो सर जब इस तरह की मुल्क के अंदर सिचुएशन होती है पॉलिटिकली, और जब आवाम जो है वो इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि सारे अवामिल जो हैं ये कहीं ना कहीं उस मुल्क की फ़ौज के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो हर तरफ पॉजिटिविटी है। हमारे यहाँ तो अगर लोग तकसीम भी थे तो सर आप जानते हैं कि वो सारे एक पेज पर आ गए, क्योंकि मुल्क के दिफा की बात है। तो सर भारत की फौज पर तो बड़े बुरे असरात हैं, नेगेटिव असरात हैं सर इस तकसीम के। बिल्कुल आसमा, जो आपने ये लास्ट वाली बात की, तो मैं तो कहता हूँ कि हमें भाई मोदी जी आपका शुक्रिया, हम इंटरनली सियासत में घुसे हुए थे, आपने सबको एक कर दिया। हाँ, एक कर दिया। आपकी इस हरकत ने हम सबको एक कर दिया, एक आपके किसी मिस एडवेंचर के खिलाफ। और ना ऑन अ सीरियस नोट, देखो आजकल 6th जनरेशन वॉरफेयर कह लें, 5th कह लें, इसमें मीडिया, सोशल मीडिया का नैरेटिव बनाना, नैरेटिव को काउंटर करना, ये एक जरूरी एलिमेंट बन गया है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट हमें भी चाहिए इसमा कि जो भारत में बहुत सी सेन आवाजें उठ रही हैं इसके खिलाफ। हाँ जी। अब मैं देख रहा था कि एक मीम बनाते हुए किसी ने इंडिया में किसी ने कहा कि मोदी जी इस्तीफा दो तो जाके दोबारा चाय बनानी शुरू करो। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, और इवन वन ऑफ देयर मिनिस्टर हैज सेड, और आई एम श्योर कि वो सारा 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, उसमें बहुत से सेन लोग हैं, बहुत से जिनको हम सुन रहे हैं, जिनको ये तकलीफ है कि इनका एक बड़ा सेकुलर, दे क्लेम करते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर डेमोक्रेसी है जहां पे हर एक के राइट्स हैं, उस चीज को मोदी और इसके जो आरएस और हिंदुत्व ने कत्ल कर दिया है। तो हमें उन सेन वॉइसेस तक जो आवाजें हैं, इनमें आप वो बख्शी साहब को छोड़िए जो चीख के, मुझे हैरानी होती है कि लगता है वो कभी जनरल भी रहे कि नहीं, माजरत के साथ, लेकिन ये कि उनकी गुफ्तगू से नहीं लगता। तो हमें सेन होना चाहिए, जो मैच्योर लोग हैं, जो सर्विस देख चुके हैं। जंग अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जंग की तमन्ना ना करना जो है, या जंग की वो ख्वाहिश ना करना कमजोरी नहीं होता। कमजोरी तो हमें नहीं होती। जो सेन आवाजें हैं, जो वहां पे तमीजदार आवाजें समझते हैं, हमें उनको टैप करना चाहिए और इन लोगों को, अपने बड़ों को समझाना चाहिए कि मिल बैठ के बात करें। आप पानी बंद करेंगे तो क्या ख्याल है कि आप पानी बंद करके आप हमें, तो फिर भाई आप फ्री हैंड दे रहे हैं कि हम उसके बाद जो मर्जी करें। आपने सिंताज मुआहदे को अगर आपने सस्पेंड कर दिया है तो फिर तो सारा कुछ आपका डिस्प्यूटेड एरिया में है, और डिस्प्यूटेड एरिया में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी बातें ना करें। हाँ, ऐसी बातें ना करें। सर मजबूरी है ना उनकी, क्या करें मोदी साहब। बिहार में भी तो उन्होंने किसी को मुंह दिखाना है ना, और सब जब उनके पास कोई परफॉर्मेंस नहीं है दिखाने को, तो वो जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की बात करते हैं। तो जब वो ऐसी चीजें करते हैं, उनके जज्बात उभारते हैं, तभी तो सर उनको वोट पड़ते हैं ना, वरना तो सब जानते हैं कि ये तो कसाब के नाम से वहां पर मशहूर हैं। क्या कुछ इन्होंने मुसलमानों के ऊपर मजालिम नहीं ढाए। ये हम कोई पाकिस्तान की बात नहीं करे सर, ये भारत के अपने मुसलमानों के साथ ये क्या कर चुके हैं वहां पर भारत के अंदर, तो सबको मालूम है। लेकिन बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। अपने अंदर जाते जाते एक अपने अंदर झांके कि आपकी 7, 8, 11, 12 स्टेट्स में जो आज़ादी की तहरीकें चल रही है, वो सारा कुछ सर खालिस्तान की मुहिम को देख लीजिए, कितनी बड़ी मुहिम है ये। यस, मणिपुरा है, आसाम है, उत्तर अरुणाचल प्रदेश वो है। आसाम में सर इन्होंने क्या मजालिम नहीं ढाए, आसाम में क्या जुल्म नहीं किया इन्होंने। यस यस। तो ये अपनी तबाही के खुद जिम्मेदार हैं जो इनके अंदर हो रही है, उसका इल्जाम हमें मत दें, क्योंकि ये मैं इनके इतने वो इंटरव्यूज देख रहा था, कोई भी इनका एंकर कश्मीर में एक कश्मीरी से नहीं उगलवा सका, निकलवा या कहलवा सका कि ये पाकिस्तान ने किया है और ये दहशतगर्दी है। हाँ, क्योंकि सर ऐसा है ही नहीं, जो चीज वजूद नहीं रखती तो लोग उसको कैसे कह देंगे। ये तो ये है ना कि गोडी मीडिया ये कह सकता है, मोदी सरकार खुद से कह सकती है, लेकिन बीजेपी के अपने लोग सर ये कहने को तैयार नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, वो इस तरह के फैनेटिक्स। थैंक यू अस्मा, बहुत शुक्रिया। साजिद हबीब साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड, हमारे साथ मौजूद थे। सर आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और टॉपिक्स भी हैं हमारे पास, कुछ और मेहमान भी हैं, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक जी। बात अब हम कर रहे होंगे सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास की। उस इजलास के बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इसका एलामिया जो है वो सामने आएगा, एलामिया सामने नहीं आ
सका है। अलबत्ता यहाँ पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने ये ज़रूर वाज़ेह कर दिया है कि कौमी मकासद का हुसूल जो है पाकिस्तान उसको हर हाल में यकीनी बनाएगा। और ज़ाहिर है कि जो भी ममालिक हैं उनको अगर किसी पर भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो उनका यही बयान होना चाहिए जो इस वक्त पाकिस्तान का बयान है। साथ ही साथ आबी मुआहदे की जो मुअत्तली है वो इश्तियाल अंगेज़ है। पाकिस्तान ने यहाँ पर अपना ये मौक़िफ़ भी सलामती काउंसिल के सामने रख दिया है। अब ये जो इजलास हुआ है इसके बाद क्या सिचुएशन हो सकती है और ये जो इतना तनाव हमें दोनों ममालिक के दरमियान दिखाई देता है, क्या इस तनाव में कोई कमी हो सकती है? इस पर बात करने के लिए जी हमने दावत दी है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार काशिफ रफ़ीक साहब। वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, और सीनियर एनालिस्ट और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर उस्मान अहमद भट्टी साहब इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब, सर मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी प्रोग्राम में आज। सर ये फरमा दीजिएगा कि सलामती काउंसिल का ये इजलास, इसमें सालिसी की पेशकश किए जाना, आपको लगता है कि इन पेशकशों के बाद भारत जो है सिफारती तौर पर कहीं ना कहीं कोई दबाव महसूस कर रहा होगा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। ऑब्वियसली ये कैसे मुमकिन है कि जब आपको हर तरफ से एक ही बात सुनने में आ रही हो और पाकिस्तान की तरफ से गैर जानिबदार तहकीकात का जब एक दफ़ा कह दिया गया कि आप गैर जानिबदार लोगों से एक टीम बना के इसकी तहकीकात कर रहे हैं और हमारा अगर कोई हाथ है तो बेशक सारी दुनिया के सामने आना चाहिए। तो ये एतमाद और ये जो पेशकश है, इसके जवाब में भारत का भाग जाना वो अक़वाम आलम को बहुत कुछ बताता है कि भारत किस तरह से सोचता है। और वो जो रॉ के डॉक्यूमेंट्स किसी तरह से जो सामने रखे जा रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद डिजाइन किया गया था, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि कोई मुफाद हो तो हो किसी मुल्क का और वो भारत का साथ देने के लिए तैयार हो सकता है। अदरवाइज अक्लो शऊर वाला कोई भी मुल्क जिसको इस दुनिया में अमन से प्यार है, जिसको इंसानियत से प्यार है और लोगों की जिंदगी को महफूज देखना चाहते हैं जो लोग, वो कभी भी भारत की किसी इश्तियाल अंगेजी का साथ नहीं दे सकते। और अक़वाम आलम में बहुत कम लोग ऐसे होंगे या मुल्क ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि जंग हो ही जाए एक दफ़ा तो अच्छा है, ये रोज रोज की टेंशन खत्म हो। टेंशन भले जितनी मर्जी पुरानी हो, लेकिन इसके बावजूद हर आदमी कोशिश करता है कि जंग से बचा जा सके, क्योंकि जंग का मतलब तबाही है। कोई भी जीते कोई भी हारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी ट्रू सर। मैं नसीम सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आऊँगी। नसीम साहब आप फरमाइएगा कि जिस तरह से ईरान ने पहले सालिसी की पेशकश की और अब हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल खुद आगे आए हैं, सालिसी की कोशिशें कर रहे हैं, सालिसी की उन्होंने ऑफ़र भी की है, लेकिन इन दोनों एफ़र्ट्स को और दीगर ममालिक जो आगे आना चाहते हैं उनकी एफ़र्ट्स को, उनकी ऑफ़र्स को अगर भारत नज़रअंदाज करता है और फिर कोई एडवेंचर करता है तो सर ऐसे ममालिक के लिए आपको लगता है कि फिर आलमी सतह पर मुश्किलात होती हैं? भारत अगर ये सारी चीज़ें इग्नोर करता है, सालिसी की एफ़र्ट्स को इग्नोर करता है, जो कोशिशें हो रही हैं जंग को रोकने के लिए उनको नज़रअंदाज करता है, तो ज़ाहिर है कि फिर आलमी सतह पर मुश्किलात तो होंगी। क्या मुश्किलात हो सकती हैं सर वो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा बहुत शुक्रिया। अस्मा देखें कि पाकिस्तान ने इस मौके पे बहुत ही जिम्मेदाराना स्टेट का जो है वो मौक़िफ़ अपनाया है, हमेशा की तरह सर, बिल्कुल, कि जहाँ पे भी कोई ताउन है वो पाकिस्तान करने के लिए तैयार है। हालांकि पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत की जिम्मेदारी है कि अगर उनके मुल्क में कोई वाक़या पेश आया तो पहले उसकी तहकीकात करें। आपने देखा कि जहाँ पे पहलगाम का वाक़या होता है उसके 2 मिनट बाद जो है मोदी मीडिया फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। यानी कि इससे साबित होता है कि ये टोटली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है डिजाइन था और मीडिया को पहले से खबर दे दी गई थी और उसके ऊपर उन्होंने फौरी तौर पे अमल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी का सबूत दिया, कभी भी जंग में पहल नहीं की, लेकिन अगर किसी ने इस किस्म की कोशिश की तो उनको मुंह तोड़ हमेशा जवाब दिया गया है। और ये भारत जिस तरह दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है, उनका रॉ जो पूरे दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, आप कनाडा ले लें, अमेरिका ले लें, बाकी दुनिया में भी इनकी बड़ी हजीमत हो रही है इस वक्त। तो अगर ये लोगों की बात नहीं मानेंगे, सलामती कौंसिल की बात नहीं मानेंगे, यूएन की बात नहीं मानेंगे, बाकी मुल्क जो सालिसी की पेशकश कर रहे हैं अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो सफारती तौर पे भारत एक वक्त आएगा कि ये बिल्कुल तना खड़ा हो जाएगा। मुझे याद है कि भारत की जितनी आबादी है, जितने हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब मोदी की हुकूमत आई थी तो उन्होंने उनको ऑफर की थी कि ये जंगो जदल छोड़े और आए इस खत्ते में हम जो है वो गुर्बत को कम करें। तो पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत पेशकश की है। अभी भी मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हो या हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब हो, उन्होंने बड़ी जिम्मेदाराना सबूत दिए। उन्होंने कहीं पर
भी जंग को उभारने या खित्ते में जो है वो इस किस्म की हरकत करने की कोशिश नहीं की है, और वो यही कह रहे हैं कि आप इसको तहकीकात करवा लें, और तहकीकात पे अगर कहीं इल्ज़ाम जो आपने लगाया कोई बात निकलेगी तो हम मुकम्मल आपके साथ ताउन करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान वो कंट्री जो पिछले 20 साल से टेररिज्म को भुगत रहा है, 90,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, अरबों डॉलर्स का हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन हम अभी भी जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है, और रोजाना कोई ना कोई कार्रवाई होती है। तो पाकिस्तान तो खुद इस चीज का जो मुतमिल नहीं हो सकता, और बड़ी जिस तरह बलोचिस्तान में वाकयात होते हैं वहाँ पे भारत का हाथ पाया गया है, लाहौर में कुछ ऐसे वाकयात हुए, वहाँ पे जाफर एक्सप्रेस, बिल्कुल सर, अभी वेरी रिसेंट। तो बिल्कुल पाकिस्तान एक जिम्मेदार स्टेट है जी, पाकिस्तान जिम्मेदार स्टेट है, और यही वजह है कि पाकिस्तान ने भारत के जो मनगढ़ंत नाज़रीन इल्ज़ामात हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान ने कहा है कि इस पर जी आप एक इजलास बुला लीजिए, और उस इजलास में आप भारत जो है जो भी उसके पास शवाहिद मौजूद हैं वो आप हमारे सामने रख दें, पाकिस्तान से शेयर कर ले, दुनिया से शेयर कर ले। तो मैं आपसे काशिफ साहब ये जानना चाहूँगी कि इससे ज़ाहिर है अगर भारत कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है सालिसी के ऑफ़र को कबूल न करते हुए, तो पाकिस्तान ने जो इजलास बुलाने की एक दावत दे दी है, उसमें शवाहिद रखने की दावत दे दी है, तो सर ज़ाहिर है कि इससे पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर हुई होगी आलमी सतह पर इस तरह की बात करने। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो मुकदमा इंटरनेशनली लड़ा, ये उसकी समरात है कि आज हम खुद सलामती कौंसिल की मीटिंग में कहते हैं कि ये शवाहिद हैं हमारे पास कि भारत ने हमारे यहाँ इंसर्जेंसीज की, टारगेट किलिंग की, ये मामलात हैं। अगर भारत के पास ऐसे कोई कंसोलिडेट सबूत हैं तो वो भी सामने ले आए। जी। हम इस बात के भी दाई हैं कि कोई न्यूट्रल फोरम बना लें, कोई न्यूट्रल टीम बना लें, इन्वेस्टिगेट कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। और ये इक़दाम जो है ये कोई नया नहीं है जी, ये जो पॉलिसी लाइन है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, जो उन्होंने खुद सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के उनसे गुफ्तगू की और बाकी फोरम पर बात की, ये जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने इसी चीज़ को आगे लेके गए और उस क्लोज डोर मीटिंग में ये बात हुई, और उसमें ये कहा गया कि हम हर तरह की दहशतगर्दी के खुद पाकिस्तान शिकार है, हम किसी को ऐसे डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर वहाँ पे हुई है जी, उन्होंने ये कहा है कि अगर आबी दहशतगर्दी हुई, अगर पानी के साथ के मुआहिदों को वायलेशन किया गया तो इस पर हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि ये लाइफ लाइन है जी, इसके ऊपर तो किसी किस्म की कोई हम पीछे नहीं हटेंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि देखें 22 अप्रैल से लेके आज तक हमने तो एविडेंसेस दिए, हमने चीज़ें दी। अब भारत का मामला ये है कि बजाय वो कोई सॉलिड एविडेंस सामने लेके आए, मीडिया को रिलीज़ करे, चले अपने गोदी मीडिया को रिलीज़ कर दे, कोई चीज़ें लेके आए, वो आज तक नहीं लेके आए। लेकिन वो कर क्या रहा है, अगर उनका कोई मीडिया पर्सन सवाल उठा रहा है तो वो ब्लॉक कर दो, पाकिस्तान के मीडिया पर्सन के अकाउंट ब्लॉक कर दो, उनके चैनल्स को ब्लॉक कर दो, और तो और अब तो ये हालत है कि वहाँ पे मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन की जा रही है, वहाँ पे उनको रहने का हक नहीं दिया जा रहा। कोई बंदा जो मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ बात करता है उसको ज़दोकोब किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर सिविलाइज्ड लोग जो हैं वो समझते हैं कि अगर आर्गूमेंट है, इस्तदलाल है, कोई एविडेंस है, तो आप सामने ले आइए, आप सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम पे ले आइए, अक़वाम मुत्तहिदा में ले आइए, या अपने किसी मन चाहे मुल्क को दे दीजिए, भले इसराइल को ही दे दीजिए कि जी ये देखिए ये एविडेंसेस हैं। किसी के सामने कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब मोदी के पास नहीं है कि 7 लाख फौज बॉर्डर पे लगी हुई थी, लोग अंदर कैसे आए। फिर हम दूसरी बात, आपने अपना वाइस एयर चीफ हटा दिया, आपने रा इंटेलिजेंस का चीफ हटा दिया, आपने अपनी सदर्न कमांडर का कमांडर हटा दिया, और उसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं, और इस तरह आप से लोगों को ये तासुर दे रहे हैं कि जिस तरीके से पाक अफवाज की मशकें जारी हैं। आपने कहा जनाब फलां इलाके में भी वो सिविल्स की मशकें शुरू कर दो, अच्छा फलां जगह पे एक्टिविटी शुरू कर दो, ये हो सकता है, वो हो सकता है। असल मामला ये है, पहलगाम का एक वाक़या हुआ, दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए थी, उस वाक़े से रिलेटेड अगर कोई एविडेंस है, किसी प्लेटफॉर्म पे है, वो लाइए, बताइए। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आज तो आपका वो मीडिया जिसको आपने 5 मिनट बाद हो गया। वो सारी चीज़ें दी, आज वो मीडिया भी यू टर्न मार गया। अच्छा, मैं एक और अहम टॉपिक और एक अहम पहलू जो है इस सारे तनाव के साथ जो जुड़ा है उस्मान अहमद भट्टी साहब, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, डिस्कस करना चाह रही हूँ, ताकि आप हमारे देखने वालों को बता सकें कि अब ये जो भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए सारी सिचुएशन के अंदर माशी मुश्किलात खड़ी करने की एफर्ट्स हो रही हैं, इन पर सर पाकिस्तान क्या कर सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि पहले फैटफ में पाकिस्तान का नाम डलवाने वाला कौन था? भारत था।
पाकिस्तान का नाम सारी शराइत पूरी करने के बावजूद न निकले, ये एफर्ट्स करने वाला कौन था? भारत था। और अभी हम देख रहे हैं कि भारत IMF से ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान जो है उसको कर्ज न दिया जाए। ज़ाहिर है उस तरह से खुलखुला के तो नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं साजिशें हो रही हैं, एफर्ट्स हो रही हैं, घिनौनी कोशिशें हो रही हैं। उस्मान साहब। अस्मा इकबाल साहब, थैंक यू। बात यह है कि ना तो भारत के कहने पर पहले हमें IMF किस देती थी, ना भारत के कहने पर हमें कोई मुल्क जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता था। पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरी बात ये, भारत का कहना बनता है, वो कहता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है, अहम है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत ने ये जो ड्रामा किया, मुझे एक मुल्क बता दें जिसने खुलकर भारत की हमायत की हो। किसी एक ने भी नहीं सर, किसी एक ने भी नहीं। उसकी रीजन ये है कि भारत जो है वो मोदी की पॉलिसीज की वजह से ख्वास बाख्ता जो उसकी पॉलिसीज हैं, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि ये मोदी ड्रामा कर रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सलामती कौंसिल में बहुत मरतबा, अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत मरतबा में देखा कि कश्मीर इशू को रेज किया गया, उठाया गया। इसके अलावा फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है इसराइल की तरफ से, उसको भी उठाया गया, मगर कोई, पूरी दुनिया ने कोई भी हमदर्दी नहीं की। और मैं आपको ये बताऊं, ये जो जंग लड़नी है, ये पाकिस्तान ने अपने कंधों पर लड़नी है। नो डाउट इसमें हमारे साथ हेल्प कर रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा मौका है, मगर जिसमें हमारी हेल्प कर रहा है वो टर्की भी है, चाइना भी है, वो रशिया भी है। इसके अलावा अमेरिका ने ये भी कहा है कि आप भारत जो है, अगर आपके पास, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि अगर भारत साहब, मोदी साहब, आपके पास कोई सबूत है तो वो प्रोवाइड करें, ताकि अगर आपके पास सॉलिड कोई सबूत हो तो हम पाकिस्तान से पूछगिछ कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे दुनिया का बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके ऑलमोस्ट 200 के करीब ममालिक जो है उसके मेंबर्स हैं। उन्होंने कह दिया, जो एंटोनियो गुटेरेस हैं जनरल सेक्रेटरी, कि आप कोई एविडेंस दें। अब भारत के पास कोई एविडेंस है नहीं है। पूरी दुनिया का मीडिया बोल रहा है कि ये भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है। और पाकिस्तानी जो है इस वक्त, नो डाउट पाकिस्तान ने अपने आप को, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, उन्होंने सफारती सतह पर अपने आप को पूरी दुनिया में मनवाया है कि भारत का अगर कोई प्रोपेगेंडा है वो एक्सपोज हो। आप ये देखें कि भारत जो है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, तकरीबन 1.25 अरब से ज्यादा उसकी बड़ी आबादी है। उनका मीडिया जो है उसको देखा जाता है, मगर कोई भी ऐसा उनकी मीडिया में जो प्रोपेगेंडा कैंपेन हो, पाकिस्तानी मीडिया ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये जो मशकें हो रही हैं, अब्दाली मिसाइल की अगर तजर्बा किया गया, अल-फतह मिसाइल का तजर्बा किया गया, बेसिकली ये बताना है भारत को कि अगर तुम्हारे पास राफेल तैयारे हैं, मिसाइल हैं, तो हमारे पास उसके जवाब में तुम्हारे से ज्यादा टेक्नोलॉजी है। और इसी वजह से भारत अभी कुछ शरारत नहीं कर रहा है, उसको पता है। सर ये तो हमने उन्हें अभी, उनके जब रफाल आए तो तब भी उन्हें दिखा दिया ना, अभी कोई दूर की बात तो नहीं है। स्विफ्ट रिटार्ट पे तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जो हमने उनके रफाल के साथ किया वो सबके सामने। बहरहाल शुक्रिया उस्मान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी हमारे एनालिस्ट भी हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद नाज़रीन जब आपसे मिलेंगे तो ये जो उस्मान साहब ने भी जिक्र किया कि सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है, तो अपने अवाम में कहीं ना कहीं हम तो जज्बा जगाने के लिए और उसको जज्बे और बलवले को ज़िंदा रखने के लिए हमेशा हमा वक्त हम तैयार रहते हैं। लेकिन भारत जो है ना, वो इस तरह की मशकें कर रहा है और वो पैनिक क्रिएट करने के लिए कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर भी चुका है। और ये पैनिक क्रिएट करने का मकसद क्या है कि लोगों से ज़्यादा हमदर्दी का वोट जो है मोदी सरकार जो है वो ले सके। वरना तो मोदी से सवाल किया जाएगा ना कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। इतनी सारी तो तहरीकें चल रही हैं भारत से आज़ादी के लिए, भारत के अपने अंदर मुसलमानों के साथ क्या सलूक है ये भी सबको पता है। तो फिर बिहार का इलेक्शन कैसे जीता जाए? बिहार का इलेक्शन जीता जाए इस तरह की मशकें करके, लोगों में पैनिक फैलाकर, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाकर। लेकिन अब वहाँ के लोग जो हैं हमें बहुत ज़्यादा सवालात उठाते दिखाई देते हैं मोदी सरकार के ऊपर, और जो गोदी मीडिया है वो भी भारत सरकार के ऊपर सवालात उठा रहा है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से दरियाए चनाब पर आबी जारहियत भारत की तरफ से की जा रही है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तमाम की तमाम, आप यकीन कीजिए, मुत्तहिद हैं और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कह दिया है भारत को कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। अगर भारत आबी जारहियत करता है तो जो पाकिस्तान से बन पाए वो पाकिस्तान को करना चाहिए है, वो किया जाएगा।
क्या स्ट्रैटेजी है, ब्रेक के बाद करते हैं। वेलकम बैक जी। भारत जंग पर बज़त लग रहा है। भारतीय रियासतों में शहरी दिफा की मशकों का हुक्म दे दिया गया है। ये मशकें हो भी रही हैं, लोगों में पैनिक भी फैलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या पाक भारत कशीदगी आलमी सतह का नोटिस लिए जाने के बावजूद, ज़ाहिर है कि कशीदगी को नोटिस किया गया है, इस पर बड़े बड़े इजलास भी हो रहे हैं, बंद कमरा इजलास हैं, एलामिया आया है नहीं आया है, लेकिन सालसी की पेशकश आ चुकी है। लेकिन क्या इन तमाम चीज़ों के बावजूद भारत कोई एडवेंचर कर सकता है? अभी भी बाज नहीं आएगा? ये हम जानना चाहेंगे शहजाद अनवर फारूकी साहब आपसे सर। अच्छा आसमा, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझसे किया और मैं बेकरार था कि मैं किसी तरह इस सवाल का जवाब दे पाऊं। देखिए, भारत में हिंदू मत के बाद जो सबसे बड़ा धर्म है वो क्रिकेट है। वहाँ की पब्लिक जो है वो क्रिकेट के लिए पागल है। बिल्कुल, इसमें बहुत पैसा, इसमें बहुत पैसा भी है और इसमें बहुत फेम भी है और बहुत सारा इसके लवाजमात हैं। वहाँ पे आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में दुनिया भर के खिलाड़ी आए हुए हैं और उसको देखने के लिए भी बाहर से लोग आए हुए हैं। एक ऐसे इवेंट के दौरान, हालांकि इधर पीएसएल भी चल रहा है, लेकिन पीएसएल और आईपीएल का तो उस तरह से कोई खास मवाजना नहीं बनता। भारत का जीडीपी की रेशो देख लें और उनके फॉरेन करेंसी रिजर्व देख लें, तो उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता, क्योंकि जंग चाहे बेशक ही वो 2 दिन के लिए हो, तो आपके ख्याल में भारत उसका बोझ उठा पाएगा? ये ठीक है कि हम जंग लड़ नहीं सकते, जंग नहीं लड़ेंगे, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन यही होगा कि हम जल्दी जल्दी जो अल्टीमेट हमारा रिस्पांस है हम उसकी तरफ आ जाएंगे, जिससे सारी दुनिया डरती है कि हम कहीं न्यूक्लियर सलाहियत का इस्तेमाल ना कर लें। तो आपके ख्याल में एक झड़प भी जो होगी, तो क्या ये जो आईपीएल के नाम पर ये सर्कस लगी हुई है जिसमें अरबों खरबों रुपए की ट्रांजैक्शनें होती हैं, तो आपके ख्याल में वो जारी रह पाएगा? ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ एक खौफो हिरास की फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही है। ये हमें डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश है। पानी के मामले पे अब देखिए, पानी के मामले में वो बार बार कहते हैं मुअत्तल कर दिया, मुअत्तल कर दिया। खत्म क्यों नहीं करते? हाँ। करें ना खत्म इसलिए नहीं कर सकते कि एक तो आलमी मुआहदा है और दूसरा ये है कि जब आप एक मिसाल रख देंगे, फिर आप चाइना से पानी कैसे मांगेंगे? फिर चाइना जो है आपको भी नहीं देगा पानी, तो फिर आप किधर जाएंगे? तो इसलिए इसमें बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें हैं जिससे मोदी साहब जो है वो इस वक्त सोच नहीं रहे, वो सिर्फ बिहार के इलेक्शन का सोच रहे हैं गालबन। तो मुझे नहीं लगता कि एक इलेक्शन की खातिर वो पूरे मुल्क को जंग में धकेल कर और अदम इस्तेहकाम का शिकार करके इकानमी को डीरेल करते हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी कीमत कोई अदा करने की पोजीशन में है। बिहार इलेक्शन आपने फरमाया अपनी जगह, लेकिन जो माशी धचका लग सकता है उसके लिए मोदी सरकार किसी तौर तैयार नहीं है, ऐसा कहना है शहजाद अनवर फारूकी साहब का। आगे बढ़ जाते हैं, मैं आऊँगी नसीम सिद्दीकी साहब सर आपकी तरफ। सर, रॉक के जो साबिक सरबराह रहे हैं अमरजीत सिंह दलित, वो ये कहते हैं कि पहलगाम हमला जो है वो इंडियन सिक्योरिटी इदारों का फेलियर है। ताहम इस सारे मामले पर हम ये देख रहे हैं सर कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग की जो बात है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है और ख़ास तौर पर ये सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो इंडिया की तरफ से की जा रही है। लेकिन इनका मानना ये है कि कोई ऐसा इम्कान नहीं है, बातचीत हो जाएगी दोनों मुल्कों में कहीं ना कहीं, और ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं दब जाएगा। सर, आपको भी ऐसा लगता है कि जिस तरह से दलित साहब कह रहे हैं इसी तरह से होगा? ये जंग नहीं हो रही होगी, भारत नहीं अफोर्ड करता है? एक सेकंड। अच्छा, ये अजीत दोल की बात हो रही है, ये अजीत दलित? नहीं जी, ये रॉक के जो साबिक सरबराह रहे अमरजीत सिंह दलित, सर उनकी बात हो रही है। दलित साहब की, ठीक है, अजीत दोल की बात नहीं हो रही। नहीं सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम। नसीम साहब जी, अस्मा, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। और सिर्फ ये दलित की बात नहीं है, अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की भी पिछले दिनों एक ऑडियो लीक हुई थी, उसमें भी वो ये कह रहे थे कि ये कश्मीर जो है पाक भारत के दरमियान बहुत पुराना मसला है और ये सॉल्व हो जाएगा। और हमेशा हमारी टेंशन जो है वो बड़े हाई लेवल पे चली जाती है और इसके पीछे कोई ना कोई और मकासद होते हैं। देखिए, जो मोदी भी जब इलेक्शन की तरफ जाना चाहता है, बिहार में आप देखें इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ पे इतनी ज्यादा सीटें कि वो जो है वो टर्निंग पॉइंट होता है भारत के इलेक्शन का, तो उन्होंने कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना होता है। आप ये देखें मजे की बात कि जहाँ पे 7 लाख फौज मौजूद है, जहाँ पे कोई अपना ड्रोन या कोई गुब्बारा, कोई अपना कबूतर चला जाए तो लोगों को इतनी परेशानी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे किस तरह टेररिस्ट वहाँ पे दाखिल हो गए, उन्होंने इतना बड़ा वहाँ पे ऑपरेशन भी कर दिया। तो ये बिल्कुल झूठ के ऊपर तमाम चीजें मबनी, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होगी, सिर्फ ये खाम ख्याली है और उनकी धमकी है। और बिल्कुल जिस तरह शहजाद ने बात की कि आईपीएल जो है वो मिलियंस बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये जो एक क्रिकेट हो रही है ये एक अलग प्रोजेक्ट है
और ये जो इंडियन आईपीएल के ऊपर बैटिंग होती है जी पूरी सर, दुनिया में सर। एक भी बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो है एक प्रोजेक्ट है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को दचका पहुंचे, और बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा। और एक दफा वो जो उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद कुछ अपना पेट्रोल लोड पाकिस्तान में गिराया था, जिससे एक अफवाह हमारा जो है, मैं तो ये कहूँगा, शहीद हो गया था। तो उसके बाद जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिन 6 टारगेट्स के ऊपर पाकिस्तान ने उनको चेतावनी दी थी, भी ये मैं उनका ही लफ्ज यूज करूंगा, तो उनको लग पता गया था कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कितनी तेज है, पाकिस्तान के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। और फिर जो हमारा जेएफ थंडर है, उसने तो कमाल ही कर दिखाया था। तो इस दफा मेरे ख्याल से हम चाय नहीं पिलाएंगे, इस दफा ठीक करेले हो का गया। शरबत पिला के वापस करेंगे। तो मेरे ख्याल से इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर सके। अगर उसने ऐसी नापाक कोशिश की तो हमारे पाक फौज के जवान बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। हम लोग तो अपने घरों में आसमान सुकून से सो रहे हैं ना, लेकिन वो जवान तमाम रात जाग कर पाकिस्तान की हिफाजत फरमाते हैं, उनकी माएँ जागती हैं और हमारे बच्चे सोते हैं। बिल्कुल जहाँ सर, पे- हमारे बच्चे सोते हैं और हमारे तो- बच्चे जो हैं वो इतने सुकून में हैं कि वो सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कोई कौम जो है उसका अपनी फौज के ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है, किस लेवल का है। कि हम में से तो कोई भी किसी के अंदर भी पैनिक अभी तक दिखाई ही नहीं दे रहा सर। अब आप सारे लोग मौजूद हैं, आप लंदन से मौजूद हैं, इस्लामाबाद से गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और हम तो उस हिस्टेरिया के भी शिकार नहीं हैं जिस हिस्टेरिया का शिकार जो है वो गोडी मीडिया दिखाई देता है। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी उस्मान साहब। सर, अब जिस तरह से अभी फरमाया नसीम सिद्दीकी साहब ने कि भारत ये जुर्रत नहीं कर सकता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर कोई इस तरह का अटैक करे। अब अपनी कहीं ना कहीं खिफ़त मिटाने के लिए भारतीय मीडिया के अंदर भी ये बातें की जा रही हैं, बहुत सारी जगहों से बयानात भी सामने आ रहे हैं कि महदूद जंग का ऑप्शन जो है वो भारत के पास मौजूद है। लेकिन उस्मान साहब, हमारी जब अभी DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग्स दी, मीडिया से बात की, पॉलिटिशियंस को जब उन्होंने इत्मीनान में लिया, तो उन्होंने ये बता दिया कि जंग शुरू करना तो भारत के इख्तियार में होगा, लेकिन ये जंग कहाँ तक महदूद रहती है, नहीं रहती है, ये पाकिस्तान डिसाइड करेगा। उस्मान साहब देखिए, नरेंद्र मोदी साहब को अपनी फेस सेविंग करते करते ये ना हो उनका फेस ही डैमेज हो जाए। मोदी को ये मालूम है कि अगर मैंने हल्की फुल्की कहीं स्ट्राइक की और जिस तरह अब पाकिस्तान रिस्पांस दे रहा है, अगर भारत जो है वो अपनी जंगी मशकें कर रहा है तो पाकिस्तान भी खामोश नहीं है। आप देखें कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किस तरह जो LOC है, ये किस तरह जो पाक फौज के जवान हैं उनके साथ मिल रहे हैं। मतलब कि इंडिया को भरपूर मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान भी भरपूर तैयारी में है। हम ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के किसी शरारत का जवाब देंगे, हम भरपूर तरीके से इसलिए तैयार हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ने कोई शरारत की तो जैसे DGISPR ने आपने जैसे बताया कि उन्होंने कहा कि अगर इंडिया आगाज करेगा तो इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। मतलब कि ये एक फुल फ्लेज मैसेज है पाक फौज की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से, कि भाई अगर इंडिया ने कोई शरारत की तो हमने इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। इंडिया की कोशिश जरूर होगी, मोदी की ये कोशिश है कि वो इलेक्शन में फेस सेविंग ले, इलेक्शन में लोगों की हमदर्दी लेकर इलेक्शन जीत जाए, मगर पाकिस्तान जो है उसको फेस सेविंग का मौका नहीं देगा। जैसे मैंने कहा कि उसका फेस डैमेज हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी, आप ये देखें कि पहलगाम के वाकया को गुजरे कितने दिन हो गए हैं और वो बॉर्डर पर अपनी शरारतें करना चाहता है, मगर उसके पास कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा कि वो शरारत कर पाए, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तानी फोर्स भी भरपूर तैयार है। आप ये देखें कि पूरी दुनिया जो इस वक्त पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रही है, क्योंकि इंडियन मीडिया ने कोशिश की कि वो किसी तरह पाकिस्तान को बदनाम कर पाए, मगर पाकिस्तानी मीडिया ने भी उनको भरपूर जवाब दिया। और मैं आपको बताऊं कि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़, और अभी जो DGISPR हैं, उन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया और तमाम जो सियासी जमातों के रहनुमा थे उनको लेकर वहां पर गए, उनको दिखाया। और मैं ये समझता हूं कि ये एक अच्छी कोशिश है सफारती सतह पर और मीडिया की सतह पर, क्योंकि अब ये जो पहले हम सुनते थे कॉलोनिज्म, न्यू कॉलोनिज्म, अब स्ट्रेटेजी है इंपीरियलिज्म, कि थ्रू मीडिया आपने अपने मुखालिफिन को और दुनिया के जो ममालिक हैं उनको ये बताना है कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती ना होने दें, और अगर भारत ज्यादती कर रहा है तो और आपने ये बड़े इसका साथ नहीं बेहतरीन देना। अंदाज में बताया गया है सर, बड़े बेहतरीन अंदाज Yes. में आपने सही फरमाया। अभी मैं कुछ देर पहले देख रही थी, फ्रेंच मीडिया पर एक रिपोर्ट दिखाई जा रही है, उनकी एक एंकर जो है वो स्टूडियो में खड़े होकर लोगों को बता रही है कि किस तरह से ये जो ऑपरेशन है, ये जो सारी चीज़ भारत के अंदर हुई है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है।
ये भारत ने खुद किया है, और किस तरह से भारत जो है इस बार बात करने के लायक नहीं है और भारत के पास सबूत क्यों नहीं है। बहुत सारी तस्वीरें जो फ़ौरन से उनके सोशल मीडिया पर आई, उनके रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की, दुनिया को खासतौर पर भारत के लोगों को दिखाने की कोशिश की, वो किस तरह से जाली है। ये अब फ्रेंच मीडिया और बहुत सारे और जो मीडिया हाउसेज हैं दीगर ममालिक के, वो भी कहते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक फिक्रा मैं कहना चाहूंगा आसमा, एक शहजाद फिक्रा साहब, मैं प्लीज कहना सर, चाहूंगा इससे प्लीज पहले सर। कि आप काशिफ रफीक की तरफ जाएं। जी सर। बात यह है कि 2 इलेक्शन मोदी साहब ने जीते हैं हिंदुत्वा और हिंदू इंतहा पसंदी के नाम के ऊपर, और नाम पे, हिंदुओं के बिल्कुल। जो मजहबी उनके जो थे जज्बात, उनको उभार कर। लेकिन इस दफा ये हुआ कि वो अजूदिया भी हार गए, जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ था, बाबरी मस्जिद के नाम पे, जहां से इनका अरूज था। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको नजर आ गया कि मजहबी इंतहा पसंदी नहीं बिक सकती, तो अब वो हुब्बुल वतनी का सौदा चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लोगों में हुब्बुल वतनी के नाम पे अब वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, और जहां उसकी बहुत सारी मजमूम कोशिशें जारी हैं, वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि दरिया चनाब से जो है नाज़रीन, वो भारत छेड़छाड़ से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने ये कह दिया, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो वर्ल्ड बैंक के पास जा सकता है, सिंतास मुआहदे के जो दीगर सहूलतकार हैं उनसे बात कर सकता है। काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, एक तो ये जो दरियाई चनाब पर जो छेड़छाड़ की जा रही है भारत की जानिब से, इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? क्योंकि हमने सिंध से जो एक नहर आ रही थी जेलम तक, उसको तो अब हमने ओपन कर दिया है, और बाकी जो पार्टीज़ थी, खासतौर पर सिंध की जो मुख्तलिफ पार्टीज़ थी, उनको इतमाद में ले लिया। लेकिन सर, साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि भारत के बांग्लादेश से जो ताल्लुकात हैं, वो सर बहुत ज़्यादा शदीद हमें इख्तलाफात दोनों में होते दिखाई देते हैं। एक दूसरे पर तिजारती पाबंदियां भी दोनों ममालिक ने लगा दी हैं। तो आपको नहीं लगता कि सारी सिचुएशन में ये जो मामला है भारत और बांग्लादेश वाला, ये भी पाकिस्तान के लिए सूदबंद साबित हो रहा है? देखिए जी, बांग्लादेश के साथ तो कशीदगी उनकी आज की जारी नहीं है, उस वक्त की जारी है जब से शेख हसीना वाजिद ने वहाँ पे सियासी पनाह ली। तिजारती पाबंदियां अब लगाई हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अल्टीमेटली बांग्लादेश का झुकाव जो है वो बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की तरफ है। अब अगर पाकिस्तान के साथ वो किसी किस्म की एडवेंचरिज्म करेगा, तो पाकिस्तान के साथ जो अलाई स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं इस खिते के, वो चीन हो, वो बांग्लादेश हो, वो ईरान हो किसी हद तक, तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और यही वजह है कि इंटरनेशनली जो है अभी तक भारत के नैरेटिव को किसी भी जगह पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली है। उसका एक लॉजिक ये है कि सादा सी बात है कि या तो भारत की फ़ौज इनकॉम्पिटेंट है कि 7 लाख फ़ौज बॉर्डर पे लगी हुई है, और उसके बावजूद लोग जो है वो अंदर चले जाते हैं। मेरे ख्याल में इसमें से या का लफ्ज निकाल दें काशिफ साहब, हैं वो इनकॉम्पिटेंट। और किस तरह से इतना बड़ा वाकया पेश आया 7-8 लाख फौज के होते हुए? दूसरी बात यह है कि या फिर भारतीय फौज जो है तस्लीम कर ले कि पाकिस्तान के इदारे, उनकी फौज, उनके स्ट्रेटजिक गुमनाम सिपाही जो हैं वो इतने अक्लमंद हैं कि इनको पता नहीं लगने देते, वो कार्रवाई डाल देते। दोनों में से कोई एक बात तो बहरहाल अल्टीमेटली सच होगी। जहाँ तक बात है चनाब के साथ छेड़छाड़ की, देखें मसला ये है, मैं तो कल भी कहा, मैं आज भी कहता हूँ कि आज जिस तरीके से तमाम कौम बैक ज़ुबान इकट्ठी है इस सारे मामले को लेके, क्या ही अच्छा हो कि पार्लिमान में सारे मिलके ये बात कहें कि अपार्ट ऑफ पॉलिटिकल एंटिटी हम क्यों ना नए डैम्स के ऊपर बात करें, हम क्यों ना नए डैम्स बनाने की तरफ जाएं, क्योंकि भारत को यही जूम है कि उसके पास डैम्स हैं, वो पानी रोक सकता है। पानी रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। अगर भारत ने अभी तक तो बात सॉफ्ट डायलॉग से हो रही है और बैकडोर डिप्लोमेसी से बातचीत चल रही है। अगर भारत ने हर तरह की हरदर्मी दिखाई और बात मानी, तो फिर इन डैम्स के ऊपर मिसाइल जो है वो घर रखने के लिए तो नहीं है। और तीसरी बात यह, मैं इस बात में बड़ा कन्विंस हूँ कि जो भट्टी साहब ने बात की, देखे भारत ने एडवेंचरिज्म किया है, उसने कोशिश की है, उनके त्यारे आए हैं, वापस चले गए, इश्तिआल अंगेजी हुई है, फायरिंग हुई है, जवाब दिया गया तो वो चुप हुए हैं, उनकी तोप खाने चुप हुए हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर भारत ने बिल्कुल स्ट्रेट अवे जंग छेड़ने की कोशिश की, तो फिर भारत की तकसीम यकीनी है। ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया काशिफ रफीक साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब, उस्मान अहमद भट्टी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, कल आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।